गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गणित बाल विद्या मंदिर को आनंद का आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बेटा अध्याय 4 आयन विनिमय, और आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति। मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति। कोलाइडी संकीर्ण या पृष्ठ पर, कोलाइडी संकीर्ण या पृष्ठ पर। ये कोलाइडी संकीर्ण क्या होगा? किसी पृष्ठ पर, जैसे कि मृदा की कोई आयन विनिमय के लिए क्या है, कोई पृष्ठ है या सतह है, तो कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित, कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित अर्थात जिनका पृष्ठ अधिशोषण करेगी, अधिशोषित विनिमय भस्मों की कोलाइडी संकीर्ण पृष्ठ पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति कहते हैं। प्रतिशत बैच संतृप्ति कहते हैं। आपको ये बताना चाहिए बेटा कि ये अधिशोषित विनिमय भस्म क्या होते हैं। विनिमय भस्म का तात्पर्य है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और क्षारीय में अपन ने पढ़ा कि जैसे सोडियम कौन से बेटा, विनिमय भस्म। तो ये विनिमय भस्म कौन से हैं? ये विनिमय भस्म है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि आयंस। ये आयंस क्या होते हैं? विनिमय भस्म होते हैं। तो ये कोलाइडी संकीर्ण पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं और उनके ऊपर परत के रूप में जमा हो जाते हैं, और इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि कोलाइडी संकीर्ण पृष्ठ पर, कोलाइडी संकीर्ण या पृष्ठ पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को ही मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति कहते हैं। और ये विनिमय भस्म कौन से होते हैं? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि आयंस होते हैं। तो ये क्या बेटा? कुल विनिमय भस्म है। अगर इसको अपन सूत्र रूप में देखना चाहें, क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा, इसका सूत्र पूछा जाएगा कि मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति के लिए आप सूत्र की रचना कीजिए या इसका सूत्र लिखिए। तो प्रतिशत मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति बराबर कुल विनिमय भस्म। इसकी इकाई क्या होती है बेटा? सेंटीमोल किलो इनवर्स। क्या होती है? सेंटीमोल किलो इनवर्स बटा धनायन विनिमय क्षमता। और धनायन विनिमय क्षमता को अपन परिचय करते हैं बेटा सीईसी का अर्थ क्या है? कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी, और इसकी भी इकाई क्या है? सेंटीमोल किलो इनवर्स इनटू 100। अर्थात गुणा, किसी की भी अपन प्रतिशत मात्रा निकालते हैं तो अपन किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति बराबर कुल विनिमय भस्म सेंटीमोल किलो इनवर्स अपॉन धनायन विनिमय क्षमता सीईसी सेंटीमोल किलो इनवर्स इनटू 100। तो ये क्या हो गया बेटा? मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति के लिए सूत्र हो गया कि कुल विनिमय भस्म किसी मृदा संकीर्ण पर या उसके पृष्ठ पर कितने अधिशोषित होते हैं और उनकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। इसको यदि अपन 100 से गुणा करते हैं तो क्या निकल के आएगा? मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति निकल कर आएगी। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, अथवा इसे बड़ा इस प्रकार का लिख सकते हैं कि मृदा की बैच संतृप्ति को प्रदर्शित करते हैं अपन V से। इसे प्रदर्शित करते हैं V से प्रदर्शित करते हैं। कुल विनिमय भस्म इसे प्रदर्शित करते हैं अपन S से, जबकि धनायन विनिमय क्षमता को प्रदर्शित करते हैं अपन T से। तो क्या हो जाएगा? V बराबर एच टी अपॉन 100, एच टी अपॉन
100, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि V बराबर S इंटू 100 अपॉन T। तो ये क्या हो गया बेटा, मर्दा की प्रतिशत बैच संतृप्ति सूत्र हो गया कि V बराबर S अपॉन T इंटू 100, अर्थात मर्दा की प्रतिशत बैच संतृप्ति। इसके यहां पर आप इनकी वैल्यू बताना चाहें तो V बराबर क्या होगा, प्रतिशतता, काहे की मर्दा की प्रतिशत बैच संतृप्तता, मर्दा की बैच संतृप्ति प्रतिशतता है, जबकि S क्या बड़ा, यहां पर S है यहां पर कुल विनिमय भस्म, कुल विनिमय भस्म क्या होगा, कुल विनिमय भस्म, और नीचे क्या होगी, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता। तो S यहां पर क्या बड़ा, कुल विनिमय भस्म, तो यहां पर S का क्या होगा, धनायन विनिमय क्षमता, जिसे हम किससे वर्ग करते हैं, CEC से, किससे वर्ग करते हैं बेटा, CEC से प्रदर्शित करते हैं। तो मर्दा की प्रतिशत बैच संतृप्ति के लिए कुल विनिमय भस्म क्या होंगे, कुल विनिमय भस्म क्या होंगे, यहां पर क्या होगा S, T क्या होगा, धनायन विनिमय क्षमता, T क्या होगा, धनायन विनिमय क्षमता, और यहां पर S क्या है, S होगा यहां पर कुल विनिमय भस्म होगा, कुल विनिमय भस्म होगा। दोबारा ध्यान देंगे, मर्दा की प्रतिशत बैच संतृप्ति बराबर कुल विनिमय भस्म सेंटीमोल किलो इनवर्स। तो ये क्या है, ये बड़ा S है, ये क्या है, S है, धनायन विनिमय क्षमता क्या है, CC है, ये T है, और ये प्रतिशतता निकाले वो क्या है, V है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका टॉपिक था कि मर्दा की बैच संतृप्ति किसे कहते हैं, तो कोलाइडी संकीर्ण पृष्ठ पर अधिशोषित विनिमय वस्तुओं की प्रतिशत मात्रा को ही मर्दा की प्रतिशत बैच संतृप्ति कहते हैं। ये विनिमय वाष्प कौन से होते हैं बेटा, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं बेटा, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और ये क्षारकता को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, क्षारकता को बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, क्षारकता को बढ़ाते हैं। इसे अपन सूत्र रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि मर्दा की प्रतिशत बैच संतृप्ति बराबर कुल विनिमय भस्म सेंटीमोल किलो इनवर्स अपॉन धनायन विनिमय क्षमता CEC सेंटीमोल किलो इनवर्स इंटू 100। इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं आप, V बराबर S अपॉन T इंटू 100, या ये लिख सकते हैं V बराबर S इंटू 100 अपॉन T। यहाँ पर V बराबर क्या बना, प्रतिशतता है, T बराबर क्या है, धनायन विनिमय क्षमता है, जिसे आप CEC भी लिखते हैं, और S बराबर क्या है, कुल विनिमय भस्म होता है। आपको जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद करनी है, वो एक बार आप नोट करेंगे इनको। नोट, यह अधिशोषित धनायन के, अधिशोषित धनायन के दो समूह कौन कौन से थे बेटा, मृदा अम्लता और क्षारकता, मृदा अम्लता व क्षारकता। ये कह सकते हैं ये अधिशोषित धनायन के दो समूह मृदा अम्लता व क्षारकता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं। और क्या याद रखना है कि यह अधिशोषित धनायन मृदा के दो समूह, एक तो क्या होगी, मृदा अम्लीय प्रकृति की हो सकती है और क्षारीय प्रकृति की हो सकती है, इस पर क्या डालती है, विपरीत प्रभाव डालती है। अर्थात जिस प्रकार की मृदा आपकी है उसके ऊपर आप विविध प्रकार के क्या डाल सकते हैं, उर्वरक डाल सकते हैं। थोड़ी देर आगे दिया कि अम्लीय मृदा में ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि अम्लीय मृदा में H+ व एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस की प्रधानता होती है, अर्थात ये क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। अम्लीय मृदा में कौन से आयन अधिक होते हैं, तो आप कहेंगे H+ और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ पर H+ जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से
H प्लस जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से, जबकि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव अप्रत्यक्ष रूप से, ये भी आपके दोनों पॉइंट अच्छे हैं कि कौन सा आयन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और कौन सा आयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो H प्लस आयन प्रत्यक्ष रूप से, जबकि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन अप्रत्यक्ष रूप से सांद्रता में वृद्धि करते हैं। अर्थात जितनी ज्यादा सांद्रता बढ़ेगी H प्लस आयन की, उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। तो H प्लस आयन प्रत्यक्ष और एल्यूमिनियम आयन अप्रत्यक्ष रूप से सांद्रता में क्या करते हैं बेटा, सांद्रता में वृद्धि करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से आयन क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, क्षारीयता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्षारकता या क्षारीयता बढ़ाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्या करेंगे बेटा, क्षारीयता को बढ़ाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कौन सा होगा, H प्लस होगा, प्रत्यक्ष रूप से कौन सा होगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन्स होंगे। इसके लिए यदि अपन इसको समझने के लिए एक उदाहरण लें तो आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि बेटा आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसको क्या किया अपन ने, जलीय विलीन में प्रवाहित किया था। एल्यूमिनियम आयन को किसमें प्रवाहित किया, जलीय विलीन में, अर्थात इसका एक प्रकार से क्या किया गया, जलावरण किया गया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, 1 पॉजिटिव है। यहाँ का जो एल्यूमिनियम का 1 पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। फिर भी क्या रहेंगे, 2 आयन रहेंगे। एक आयन इसके साथ संतुष्ट हो गया, 1 माइनस 1 प्लस को ले जाएगा, उदासीन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, OH प्लस H प्लस। तो किस रूप में प्राप्त हो गया, H प्लस आयन के रूप में प्राप्त हो गया। दोबारा देखिए आप कि यहाँ पर एल्यूमिनियम H प्लस और OH के साथ क्रिया कर, अर्थात जलावृत होकर, क्या होकर, जलावृत होकर, जलीय विलीन में क्रिस्टलीकृत होकर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव OH, और यहाँ पर क्या बन जाती है, अम्लीय हो जाती है मृदा, अर्थात अम्लता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है। अब फिर यह जो आयन है इसको इधर ले आएंगे आप, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव OH आयन जब वापस पुनः जल में जलावृत होता है तो यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ का जो OH माइनस है, यहाँ का जो OH माइनस है, एक OH माइनस चाहिए तो यहाँ से एक आयन ये जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 2 में से एक कौन रह गया, OH, क्योंकि माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस और OH का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, तो वापस क्या जाएगा, H प्लस। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर एक प्लस हो गया। अब यह एल्यूमिनियम प्लस और यहाँ पर OH और ट्वाइस वापस जलावृत होता है, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये एक माइनस इसके साथ संतुष्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ से नष्ट हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम OH का और ट्राइस और ये क्या हो गया, H प्लस। तो इस प्रकार से क्षारकता बढ़ती है, अर्थात क्या हुआ कि धीरे धीरे 1, 2, 3 यह 3 H जो प्लस रूप में है ये क्या करेंगे, क्षारकता को बढ़ाएंगे। तो मृदा संकीर्ण पर क्या हो जाएगा, अधिशोषण। मृदा संकीर्ण पर क्या हो जाएगा बेटा, अधिशोषण हो जाएगा। दोबारा देखेंगे आप लोग, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन्स जो मृदा संकीर्ण पर क्या हो रहे हैं, अधिशोषित हो रहे हैं। ये अधिशोषित आयन जब जलावृत होते हैं तो इनमें से एक OH माइनस का जो ऋणावेश है वो इसके ऋणावेश को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, उदासीन कर देगा और ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव OH और H प्लस आयन यहाँ प्राप्त हो गया। दोबारा क्रिया करेंगे, जलावृत होंगे, दूसरा H प्लस प्राप्त होगा। दोबारा क्रिया करेंगे तो क्या होगा, H प्लस प्राप्त होगा। तो ये क्या होगी बेटा, धीरे धीरे क्या होगी, क्षारकता बढ़ेगी, अर्थात मृदा संकीर्ण का अधिशोषित आयनों के कारण क्षारकता बढ़ती है। क्या होता है बेटा, क्षारकता बढ़ती है। इसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट सब याद रखने हैं कि CC दनायन विनिमय क्षमता तथा कुल विनिमय वस्तु, इसके लिए पूछा जाए बेटा आपको अंतर, इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो आप ये भी नोट करेंगे, दनायन विनिमय क्षमता, दनायन विनिमय क्षमता, ये क्या कहते हैं बेटा, CEC, दनायन विनिमय क्षमता तथा कुल विनिमय वस्तु, कुल विनिमय वस्तु,
धनायन विनिमय क्षमता सीसी तथा कुल विनिमय वस्तुओं में अंतर T माइनस एस टी क्या है बेटा? धनायन विनिमय क्षमता। एस क्या है? कुल विनिमय भस्म में अंतर। क्या हो गया? T माइनस एस। असंतृप्तता प्रदर्शित करता है, असंतृप्तता प्रदर्शित करती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या रखना है कि धनायन विनिमय क्षमता सीसी तथा कुल विनिमय वस्तु में जो अंतर होता है T माइनस एस, वो क्या करता है? असंतृप्तता प्रदर्शित करता है। अब आगे बढ़ेंगे कि संतृप्तता क्या होती है, असंतृप्तता किसे कहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति 80% है। यदि किसी मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति 80% है तो सीईसी का धनायन विनिमय क्षमता का सीईसी का 4/5 भाग। बेटा 80 कितना होता है? 4/5 होता है। 4/5 क्या होता है? 80% होता है। सीईसी का 4/5 भाग भस्मों से क्या है? बैस, क्षारों से। जबकि 1/5 भाग कितना होगा? 20%। 1/5 भाग H+ या एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयनों से संतृप्त होता है। यह आपके दिया हुआ बना कि यदि किसी मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति कितनी हो? 80% है। कितनी बना? 80% है। तो सीसी का मान कितना होगा? सीसी का 4/5 भाग क्या होगा? भस्मों से। जबकि 1/5 भाग क्या होगा? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों से क्या होता है? संतृप्त होता है। इसी को एक इक्वेशन बना दें यहां पर कि यदि किसी मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति किसम है? यदि किसी मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति 60% है तो उसका सीसी मान कितना होगा? सीसी मान कितना होगा? तो आप क्या लिखेंगे बेटा? आंसर में क्या लिखेंगे कि भस्मों से कितना होगा? भस्मों से तो बेटा ये 60% कितना हो गया? 100 का 60 कितना हो गया? 100 का 60 यहां कितना हो गया? 6/10 या 3/5। तो 3/5 भाग किससे हो गया? भस्मों से। जबकि शेष कितना रह गया? 2/5 कितना रह गया? शेष जो 40/100 बराबर 2/5 भाग रह गया वो किससे हो जाएगा संतृप्त? एल्यूमिनियम तथा हाइड्रोजन संतृप्त होगा। दोनों के मानों की आप गणना कर सकते हैं कि यदि किसी मृदा का 60% होगा तो 60 के लिए क्या होगा? 60/100 जितना दिया जाए उसका क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6/10 6 को और भी छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5। ये किससे हो जाएगा? भस्मों से। शेष कितना होगा? 60 के अलावा 40 बचा तो 40 में 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 में 100 का भाग देंगे तो 4/10 बराबर और छोटा करेंगे तो 2/5। ये किससे हो जाएगा? H+ और एल्यूमिनियम आयन से क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। कर सकते हैं आप लोग। आगे देखिए एक उदाहरण और लेते हैं।
यदि किसी मृदा की प्रतिशत बैच संतृप्ति 60%, ये दे आपको कि प्रतिशत बैच संतृप्ति 90% है। तो सीसी के मान लिखिए। अब देखिए बेटा, ये 90% है, इसमें विनिमय बस कितना हो जाएगा, भस्मों का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट होगा भस्मों का भाव। इसके लिए क्या करेंगे, 90 में कितना भाग देंगे, 100 का कितना हो जाएगा 9/10 भाग। और जो बाकी का बचा वो क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम का भाग, संतृप्त भाग कितना हो जाएगा 1/10/100 और 10/100 क्या लिखेंगे 1/10 भाग। तो इस प्रकार से आप कोई भी अगर अंकित प्रश्न आता है कि किसी मृदा की संतृप्ति बैच प्रतिशतता इतनी है तो उसके सीसी के मान क्या होंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि भस्मों का भाग जितना है उसमें 100 का भाग देंगे तो 9/10 और बाकी का जो बचेगा वो कितना बचा, 100 के अंदर से 90 है और कितना बच गया 10, तो 10 में 100 का भाग 1/10 भाग कर सकते हैं आप लोग। तो ये थे बेटा आपके विनिमय वस्तुओं की प्रतिशत मात्रा के लिए अंकित प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद में आपको बेटा 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक तो होता है भस्म संतृप्त व भस्म असंतृप्त मृदा किसे कहते हैं। ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भस्म संतृप्त और भस्म असंतृप्त मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा संकीर्ण पर या वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होते हैं। किससे परिपूर्ण होते हैं, कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होते हैं। वो जो होती है बैच संतृप्त या कह सकते हैं भस्म संतृप्त मृदा होती है। जबकि वे मृदा संकीर्ण या वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण कैल्शियम आयनों से अपरिपूर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा भस्म असंतृप्त मृदा। तो भस्म संतृप्त किसे कहते हैं, भस्म संतृप्त मृदा। आप क्या लिखेंगे, वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन से परिपूर्ण होते हैं उसे भस्म संतृप्त मृदा कहते। तो वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होते हैं, अर्थात जो प्रचुर मात्रा में क्या होती है, क्षारकता होती है। क्या होती है, क्षारकता होती है। तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, भस्म संतृप्त, अर्थात भस्म पूर्णतः क्या हो चुके हैं, संतृप्त हो चुके हैं, जिसे कहेंगे अपने भस्म संतृप्त मृदा कहते हैं। जबकि दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, भस्म असंतृप्त मृदा किसे कहते हैं। तो वही परिभाषा होगी, वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण कैल्शियम 2 पॉजिटिव या कैल्शियम आयनों से अपरिपूर्ण होते। ये क्या है, पूर्ण नहीं है।
तो क्या कहेंगे आप, वे मृदा जिनके क्लोराइड संतुलन कैल्शियम आयनों से अपरिपूर्ण होते हैं उन्हें भस्म असंतृप्त मृदा कहते हैं, असंतृप्त मृदा कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा अगर आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषा है कि भस्म संतृप्त और भस्म असंतृप्त मृदा किसे कहते हैं। तो वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं भस्म संतृप्त मृदा, और वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण कैल्शियम टू पॉजिटिव आयनों से अपरिपूर्ण होते हैं उसे कहते हैं भस्म असंतृप्त मृदा। तो आपने जो पढ़ा है कि मृदा की प्रतिशत वैसन करते किसे कहते हैं कि कोलाइडी संकीर्ण पर या कोलाइडी पृष्ठ पर अधिशोषित विनिमय वस्तुओं की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कुल विनिमय वस्तुओं की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, प्रतिशत व्यय संतृप्ति कहलाती है। और ये कुल विनिमय वस्तु क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के आयन होते हैं। इन्हें सूत्र रूप में क्या लिख सकते हैं, इन्हें सूत्र रूप में G बराबर S/T इंटू 100। S बराबर क्या होता है, कुल विनिमय वस्तु, और ये T बराबर क्या होता है, कुल धारा विनिमय क्षमता होती है, और V बराबर क्या होता है, प्रतिशतता होती है। अम्लीय मृदाओं के लिए क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं या एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन होते हैं। H+ होता है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, एल्यूमिनियम होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके लिए अपन ने जब भी क्रिया पढ़ी है उसमें अपन ने देखा कि H+ जो आयन होते हैं वो इतने परिपूर्ण होते हैं कि अधिकता के कारण क्षारकता को बढ़ाते हैं। इसी तरह कुल विनिमय वस्तु में इनमें हमने अंतर पढ़ा, ये होता है अंतर T-S, क्या था, T-S होता है। और इसके लिए अपन ने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं कि यदि किसी मृदा की संतृप्त व्यय संतृप्तता या प्रतिशतता कितनी हो, 80% हो, तो उसका कितना भाग भस्मों से होगा, 4/5 होगा। यदि 60% है तो होगा 3/5, और यदि वो 40% है तो कितना होगा, 2/5 होगा। इसके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसके बाद में कि भस्म संतृप्त किसे कहते हैं, वे मृदा जिनके कोलाइड संकीर्ण कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होते हैं उसे कहते हैं मृदा भस्म संतृप्त, और जो कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होते हैं उसे कहते हैं असंतृप्त कहते हैं बेटा। अब इसके बाद में अंतिम टॉपिक है वो बेटा इनका महत्व, आयन विनिमय का महत्व। आयन विनिमय का महत्व, आयन विनिमय का महत्व। आयन विनिमय का क्या महत्व है, आयन विनिमय का महत्व इसमें अपन महत्वपूर्ण पढ़ेंगे बेटा। जिसमें पहला है कि पोषक तत्वों की पर्याप्तता, पोषक तत्वों की पर्याप्तता, पोषक तत्वों की पर्याप्तता को प्रभावित करता है, पोषक तत्वों की पर्याप्तता को प्रभावित करता है। अर्थात जितने ज्यादा आयन होंगे उतने ज्यादा पौधों के अंदर के पोषक तत्व मिलेंगे। और ये पोषक तत्व कौन से होते हैं, पोषक तत्व कौन से होंगे, ये होंगे कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस, ये क्या होंगे, पोषक तत्वों की पोषकता को प्रभावित करते हैं। तो पोषक तत्वों की पर्याप्तता को प्रभावित करते हैं कौन से पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं, इसकी क्षारकता को बढ़ाते हैं। या तो ध्यान रखना पहला। दूसरा ध्यान रखें बेटा कि जो अम्लीय और क्षारकता मृदाओं में, ये अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में, अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में सुधार करते हैं। क्या करते हैं, सुधार करते हैं। आयन विनिमय से क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में क्या होता है, सुधार होता है। या आयन विनिमय का क्या महत्व है कि अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में क्या करते हैं ना, सुधार करते हैं। इसके बाद में तीसरा है उर्वरकों, उर्वरकों में कह सकते हैं प्रभाव व उर्वरकों में प्रभाव व प्रयोग को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि उर्वरक जो है, जितने भी अपने फर्टिलाइजर डाले हैं उनमें जो क्षारकता बढ़ाने वाले है और अम्लीय बढ़ाने वाले उर्वरक हैं, तो इस उर्वरकों में क्या करते हैं, प्रभाव और प्रयोग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन, आयन विनिमय। आयन विनिमय से क्या होता है कि ये प्रभाव और प्रयोग को प्रभावित करते हैं। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मृदा संरचना। मृदा संरचना, मृदा की जो संरचना है, जो भौतिक संरचना है मृदा की, मृदा संरचना को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अर्थात यदि अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा है तो उसका भी सुधार करेंगे, और क्षारीय मृदा है तो उसका भी क्या करेंगे, सुधार करेंगे। अम्लीय संरचना को नियंत्रित करते हैं तथा स्थायी
इसे क्या करते हैं, स्थायी संरचना के लिए उत्तरदायी है। क्या बड़ा उत्तरदायी है। दोबारा ध्यान देंगे आप लोग, आयन विनिमय के क्या महत्व है। पोषक तत्वों की प्राप्तता को प्रभावित करते हैं। ये पोषक तत्व कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि आयंस होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद में अम्लीय क्षारीय मृदाओं में, अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में जो सुधार होता है इसके कारण होता है, आयन विनिमय के कारण होता है। उर्वरकों में प्रभाव व प्रयोग को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद में मृदा संरचना को नियंत्रित करते हैं। इसकी भौतिक संरचना क्या करते हैं, बड़ा सुधारते हैं तथा स्थायी संरचना के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय मृदा के लिए क्या करते हैं हम लोग, चूना डालते हैं। और क्षारीय मृदा के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्षारीय मृदा के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर जिप्सम का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं अम्लीय और क्षारीय मृदा में सुधार कब होगा, जब आयन विनिमय होगा। तो बेटा इस पाठ में पढ़ने हैं, सभी चीजें पढ़ लीजिए, किस प्रकार से धनायन विनिमय होता है, किस प्रकार से ऋणायन विनिमय होता है, इनको कौन कौन से कारक प्रोवाइड करते हैं, मृदा की बेस संतृप्ति क्या है, तो इनको सबको आप नोट भी करेंगे और नोट्स बनाएंगे और ठीक है।